नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज दाखिला विवाद, हिंदू आरक्षण की मांग पर जम्मू में प्रदर्शन। लोक भवन के बाहर एलजी मनोज सिन्हा के पुतले फूंके गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कानून के मुताबिक दाखिले सिर्फ मेरिट के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में दाखिलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि श्राइन बोर्ड पहली एडमिशन लिस्ट रद्द करे और मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इस विरोध में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और सनातन धर्म सभा के नेता शामिल हुए। समिति के संयोजक कर्नल रिटायर्ड सुखवीर मनकोटिया ने कहा कि कॉलेज तीर्थयात्रियों के दान से बना है, इसलिए सीटें हिंदू छात्रों को मिलनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कानून के मुताबिक दाखिले सिर्फ मेरिट के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं, और संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। बता दें कि नवंबर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के पहले बैच के लिए 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कुल उम्मीदवारों में से 44 कश्मीर के मुस्लिम और 6 जम्मू के हिंदू थे। एडमिशन नियमों और नीट मेरिट लिस्ट के अनुसार हुए थे। पंजाब में भाईचारे की मिसाल, सिख महिला ने मस्जिद के लिए दान की जमीन। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। सिख महिला, हिंदू परिवारों ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की। घोर सांप्रदायिक माहौल के इस दौर में पंजाब के एक गांव से सांप्रदायिक सद्भाव की दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। फतेहगढ़ साहिब जिले के जखवाली गांव में 75 वर्षीय सिख महिला बीबी राजेंद्र कौर ने मस्जिद निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी है, जबकि गांव के सिख और हिंदू परिवारों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। जखवाली गांव, जो चंडीगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है, मुख्य रूप से सिख बहुल है। यहाँ 400 से 500 सिख परिवार, 150 हिंदू परिवार और 100 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए पड़ोसी गांव में जाना पड़ता था। बीबी राजेंद्र कौर ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों के पास मस्जिद नहीं थी और उन्हें नमाज के लिए अगले गांव जाना पड़ता था। इसलिए मैंने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जमीन देने का विचार किया और 5 मरला यानी लगभग 1360 वर्ग फुट जमीन दान कर दी। हमें बहुत खुशी है कि वे खुश होंगे। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जस्टिस फॉर हिंदूज के नाम से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए गए। ब्रिटेन में बंगाली हिंदू आदर्श संघ यूके के सदस्यों ने शनिवार को लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जस्टिस फॉर हिंदूज के नाम से प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के कथित उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन को भारतीय मूल के अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शन के दौरान हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। BHAS यूके ने बताया कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में छात्र, पेशेवर परिवारों के साथ माता पिता, बुजुर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न धर्मों के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन हाल ही में बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले के भालुका में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की जाने की घटना के बाद हुआ, जिसमें शव को पेड़ से बांधकर जलाए जाने का भी आरोप है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दोहरा बयान, आरएसएस की संगठन शक्ति की तारीफ, विचारधारा का विरोध। दिग्विजय सिंह बोले, आरएसएस ताकतवर संगठन लेकिन संविधान विरोधी सोच। आरएसएस कार्यकर्ता गंजे आदमी को भी कंघी बेच सकते हैं, दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने वाली पोस्ट के कुछ घंटों बाद उन्होंने साफ किया कि वह आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, क्योंकि यह भारतीय संविधान का पालन नहीं करती। एनडीटीवी से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस एक गैर पंजीकृत संगठन है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाता है, इसलिए वे उसकी विचारधारा का विरोध करते हैं। हालांकि उन्होंने आरएसएस की संगठन क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता गंजे आदमी को भी कंघी बेच सकते हैं। इससे पहले उन्होंने 1995 की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था
कि आरएसएस और बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, जो संगठन की ताकत दिखाता है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बताया, जबकि सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी को सलाह नहीं दी, सिर्फ अपनी राय रखी है। 17 साल बाद ढाका लौटे पीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताई अपनी योजना। तारिक रहमान ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना साझा की है, जिसमें शांति, सम्मान और सभी समुदायों के लिए सुरक्षा शामिल है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 साल बाद देश लौटने पर लोगों का आभार जताया है। वे 25 दिसंबर को ढाका पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत के लिए हजारों पीएनपी समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शनिवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि 17 साल बाद मातृभूमि की धरती पर लौटना उनके लिए भावनात्मक पल था, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने ढाका की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब, स्नेह भरे स्वागत और लोगों की दुआओं के लिए धन्यवाद दिया। तारिक रहमान ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना साझा की है, जिसमें शांति, सम्मान और सुरक्षा के साथ सभी समुदायों के लिए एकजुट और समावेशी बांग्लादेश का सपना शामिल है। उन्नाव रेप केस, सेंगर को जमानत मिलने पर विनेश फोगाट बोली, ताकतवरों के लिए कानून नरम, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने की मानसिकता अब भी जिंदा। विनेश फोगाट। इससे पहले बृजभूषण सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले का किया था स्वागत। भारतीय पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने और उस पर बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विनेश फोगाट ने एक्स पर लिखा कि उन्नाव रेप केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि यह बताता है कि भारत में ताकतवर लोगों के लिए कानून कितना नरम और पीड़ितों के लिए कितना कठोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा चिंताजनक है सत्ता से जुड़े नेताओं का दोषियों के पक्ष में खुलकर बोलना। उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सेंगर के समर्थन में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह का बयान सामने आना बताता है कि समस्या सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण की मानसिकता अब भी जिंदा है। बता दें कि इससे पहले पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मैं कुलदीप सेंगर जी को जमानत मिलने का स्वागत करता हूं, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन्नाव रेप पीड़िता ने सीबीआई से किया संपर्क, सौंपी 6 पन्नों की शिकायत। पीड़िता ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की। जांच अधिकारी ने दोषी सेंगर से मिलीभगत कर जानबूझकर गलत जांच की और तथ्यों में हेरफेर किया। पीड़िता 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने सीबीआई से संपर्क किया है और तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी ने दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलीभगत कर जानबूझकर गलत जांच की और तथ्यों में हेरफेर किया। 6 पन्नों की शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेज लगाए गए, झूठे बयान जोड़े गए और मोबाइल फोन से जुड़े गलत दावे किए गए। अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करने के लिए बेईमानी और पूरे इरादे से जांच की। यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के बाद सामने आया है। फैसले के विरोध में संसद परिसर और जंतर मंतर के पास प्रदर्शन हुए, जहां एक्टिविस्ट योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पीड़िता और उसकी मां ने धमकियों का आरोप लगाया है। इस बीच सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि रेप केस में राहत मिलने के बावजूद सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा के कारण जेल में ही रहेगा। अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, 29 दिसंबर को सुनवाई। अरावली पहाड़ियों पर नए नियम से बढ़ी चिंता, नए नियम का देश भर में हो रहा विरोध। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर उठी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 27 दिसंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसकी सुनवाई 29 दिसंबर को तय की है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल वेकेशन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। यानी इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने असम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। वोटर लिस्ट में से कुल 10.56 लाख नाम हटाए गए। इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार राज्य में अब 2 करोड़ 51 लाख
9,754 रजिस्टर्ड वोटर हैं। असम में एक स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज के बाद 10.56 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जहां 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार राज्य में अब 2,51,09,754 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें 93,021 टी वोटर या संदिग्ध वोटर शामिल नहीं हैं। बता दें कि टी वोटर असम में वोटर्स की कैटेगरी है जिन्हें नागरिकता डॉक्यूमेंटेशन में कथित कमियों के कारण सरकार द्वारा वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसे वोटर्स की पहचान फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है और जिन व्यक्तियों को टी वोटर घोषित किया जाता है उन्हें वोटर पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते। वहीं हटाए गए नाम कुल हैं 10,56,291, जिन्हें मृत्यु, पलायन या लिस्ट में डुप्लीकेशन जैसे कारणों से हटाया गया। ड्राफ्ट लिस्ट 22 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच स्पेशल रिवीजन के हिस्से के रूप में किए गए घर घर जाकर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के बाद प्रकाशित की गई। वोटर 22 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 10 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। कीव पर रूसी हमले के बाद जेलेंस्की का बयान, मॉस्को शांति नहीं चाहता। रूस ने कीव पर दागे 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें। रूस के हमले के बीच अमेरिका रवाना जेलेंस्की, ट्रंप से शांति प्रस्ताव पर होगी चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव पर रूस का ताज़ा हमला यह साफ दिखाता है कि मॉस्को शांति नहीं चाहता। शनिवार को दिए गए बयान में उन्होंने यह बात उस समय कही जब वे शांति वार्ता के नए दौर से पहले अमेरिका रवाना हो रहे थे। जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जहां अमेरिका और यूक्रेन की ओर से तैयार 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कीव पर लगभग 10 घंटे तक चले रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कीव की ओर लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी, जिनमें आम नागरिकों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। कीव पर रूसी हमलों की कई देशों ने की कड़ी निंदा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यह हमला दिखाता है कि रूस युद्ध खत्म करने में रुचि नहीं रखता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन को 2.5 अरब कनाडाई डॉलर की नई आर्थिक मदद का ऐलान किया। रूस के कीव पर किए गए हालिया बड़े हमले की फ्रांस, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने कड़ी निंदा की है। शनिवार तड़के हुए इस हमले में रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी, जिससे राजधानी कीव में भारी तबाही हुई, जबकि बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब 2600 रिहायशी इमारतों और 300 से अधिक स्कूलों व सामाजिक सेवा भवनों को नुकसान पहुंचा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यह हमला दिखाता है कि रूस युद्ध खत्म करने में रुचि नहीं रखता। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी हमले की निंदा करते हुए यूक्रेन को 2.5 अरब कनाडाई डॉलर की नई आर्थिक मदद का ऐलान किया। जर्मनी और यूरोपीय संघ ने भी यूक्रेन की संप्रभुता और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.